मूविंग इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, वैसे इस इलेक्ट्रॉन के जगह पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी कहा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल such as electron, proton, atom, etc. These are known as microscopic particle. ऐसे मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास ड्यूअल नेचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जा रहे हैं। फिर इसे मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो फिर वैसे प्रोटॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। जो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के नाम से पुकारते हैं। वही कहलाता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसी को जस्ट हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं। तो ऐसे मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ड्यूअल नेचर का क्या मतलब होता है, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दो तरह का नेचर, दो तरह का स्वभाव। कभी आपने अनुभव किया होगा कि आपके फ्रेंड के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। क्या मतलब? वो आपके मुंह के सामने, आपके सामने आपका बड़ाई करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारे इस फ्रेंड के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन भी किसी का बुराई करता है, बड़ाई करता है? ऐसा नहीं है, बल्कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास, जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उनके पास पार्टिकल वाला नेचर होता है और साथ ही साथ वेव नेचर भी पाया जाता है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऐसे नेचर को ही आप ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन? We have to say moving electron have particle nature as well as wave nature. Such type of nature of moving electron is known as dual nature. इलेक्ट्रॉन के ऐसे नेचर को ही ड्यूअल नेचर कहा जाता है। अब हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। ये अब आपको प्रूव करना होगा। आप कहेंगे इसमें प्रूव क्या करना है? इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर पाया जाता है, वो पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, और इसीलिए उसके पास पार्टिकल नेचर होगा। इसको प्रूव क्या करना है? ऐसा तो हम लोग बचपन से सुनते आए, अरे आदमी के पास आदमी वाला नेचर, कुत्ता के पास कुत्ता वाला नेचर, तो पार्टिकल के पास पार्टिकल वाला नेचर होता है, और क्या। लेकिन केवल इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको साबित करना पड़ेगा कि कैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल वाला नेचर होता है। ऐसा आपको साबित करना पड़ेगा। तो कैसे साबित करेंगे? आइए एक एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाते हैं, समझ में। ये रहा एक स्मॉल पेन व्हेल, स्मॉल पेन व्हेल, स्मॉल पेन व्हेल, जिसको आप साधारण भाषा में पंखी या घिरनी कह सकते हैं। कभी बचपन में आपने इसे चलाया होगा। पेपर का बना हुआ रहता है, उसमें लकड़ी का एक वुडन स्टिक लगा हुआ रहता है। बच्चा उसको पकड़ता है, दौड़ता है, तो हवा उसमें टकराता है तो वो घूमने लगता है, घूमने लगता है। ऐसा कभी बचपन में आपने घुमाया होगा। बस इसी को कहा जाता है स्मॉल पेन व्हेल। दिस इज नोन एज स्मॉल पेन व्हेल। इसी को हम लोग स्मॉल पेन व्हेल कहते हैं। यही कहा जाता है स्मॉल पेन व्हेल। और ऐसे स्मॉल पेन व्हेल को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रख दिया जाता है। जब ऐसे स्मॉल पेन व्हेल को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रख दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करता है, इसमें धक्का मारता है और इसमें मोशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसी को मैकेनिकल मोशन कहते हैं। वही मैकेनिकल मोशन कहलाता है। तो when a small pinwheel is kept in the path of fast moving electrons and electrons collide with the small pinwheel and mechanical motion is produced, and mechanical motion is produced in a small pinwheel, and mechanical motion is produced in a small pinwheel, which proves particle nature of moving electron,
जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। आप कहेंगे कैसे प्रूव कर दिया? अरे भाई आपने सुना ना, ये इलेक्ट्रॉन मारता है धक्का, धक्का मारता है तभी तो स्मॉल पेन व्हील में मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस होता है। मारा धक्का तभी तो मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस हुआ, जिससे क्या साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होता है। देखिए जो मारेगा धक्का, जो मारेगा धक्का उसके पास है पार्टिकल नेचर, ऐसा आप कह सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ने स्मॉल पेन में धक्का मारकर उसमें मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस कर दिया, इसी से साबित होता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होता है। तो when a small pinwheel is kept in the path of fast moving electrons, then electrons collide with a small pinwheel and mechanical motion is produced in a small pinwheel, which proves particle nature of moving electron, जो साबित करता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल वाला नेचर होता है। फेनस, अब आपको प्रूव करना होगा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, ये कैसे साबित करेंगे? देखिए वेव नेचर जो साबित किया गया है ना, वो डेविसन एंड जर्मर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। डेविसन एंड जर्मर नामक साइंटिस्ट के द्वारा साबित किया गया। डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव किया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास होता है वेव नेचर। ऐसा डेविसन एंड जर्मर ने साबित किया। कैसे साबित किया, कैसे उन्होंने प्रूव किया, आइए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। याद रखेंगे एक्सरे के पास पाया जाता है वेव नेचर। एक्सरे के पास पाया जाता है वेव नेचर। एक्सरे, हम उसी एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं जब किसी आदमी का हाथ का, पैर का हड्डी टूटता है तो जाता है एक्सरे करवाने के लिए। हम आपको उसी एक्सरे के बारे में बता रहे हैं। तो एक्सरे के पास जो है पाया जाता है वेव नेचर, और इस एक्सरे के द्वारा बनाया जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, बनाया जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न DIFFRACTION क्या होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न? अब आप इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये रहा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनता है इन्हीं को आप डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। डार्क ब्राइट, ये होगा डार्क, उसके बाद होगा ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, और सभी का सेंटर एक जगह होने वाला है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। ये कहलाता है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। और ऐसा जो डार्क ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको मिलता है, इसी को कहा जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। यही कहलाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। और याद रहे ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया जाता है एक्सरे के द्वारा। जो कोई भी इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा उसके पास भी वेव नेचर होगा, ऐसा आप दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि एक्सरे के पास वेव नेचर होता है। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि एक्सरे के पास वेव नेचर होता है। तो फिर आगे का बात करें। अब देखिए कैसे डेविसन जर्मर मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को साबित करता है। अब इसके बारे में जानिए। देखिए ये रहा निकेल क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। और निकेल क्या है आपका मेटल, तो ये निकेल मेटल है, निकेल मेटल। डेविसन एंड जर्मर ने निकेल मेटल लिया था जिसका एटॉमिक मास हायर होता है, हायर एटॉमिक मास वाला, जिसको आप मोर हार्ड मेटल कह सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में तो निकल लिया था, इसलिए निकल ही आपको कहना होगा। हालांकि इसी तरह का हार्ड हायर एटॉमिक मास वाला आप मेटल, दूसरा मेटल भी ले सकते हैं, लेकिन डेविसन जर्मर ने निकेल लिया था, इसलिए आपको फिलहाल निकेल ही लेना पड़ेगा, निकेल ही कहना पड़ेगा। तो ये रहा आपका निकेल क्रिस्टल। और इस निकेल क्रिस्टल से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ऑल ऑफ ए सडन
रोका जाता है। देखिए ये निकल सॉलिड है और बहुत तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉनों को अचानक निकल क्रिस्टल के द्वारा रोका जाता है। तो ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया जाता है। और जब रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है जैसा कि एक्सरे के द्वारा बनाया जाता है। सोचिए जब आप निकल क्रिस्टल के द्वारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ऑल ऑफ अ सडन रोक देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होता है, जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया जाता है। और जब फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया जाता है तो हमें मिलता है बिल्कुल वैसा ही डिफ्लेक्शन पैटर्न जैसा कि एक्सरे के द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे साबित होता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर पाया जाता है सेम एज एक्सरे। तो क्या कहेंगे फिर से ध्यान से सुनिए। when fast moving electrons when fast moving electrons are stopped all of a sudden by nickel crystal, then reflected electrons are received on photographic plate on which diffraction pattern is produced same as produced by X-ray, which proves wave nature of moving electron same as X-ray। जिस तरह एक्सरे के पास वेव नेचर होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होता है, ऐसा साबित हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ इट कैन बी प्रूव्ड ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से वीकली आपको रिवाइज करा दें। आपको कहना होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट मींस मूविंग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव टू टाइप्स ऑफ नेचर, one is particle nature and other is wave nature। One is particle nature and other is wave nature। Such type of nature of moving electron, moving microscopic particle is known as dual nature। How we can prove moving electron have particle nature? When a small pinwheel is kept in the path of fast moving electrons, when a small pinwheel is kept in the path of fast moving electrons, then mechanical motion is produced in a small pinwheel because fast moving electrons collide with the small pinwheel, which proves particle nature of moving electron, जो moving electron के particle nature को साबित कर देता है। उसके बाद how we can prove wave nature of moving electron? This is proved by Davison and German। When fast moving electrons are stopped all of a sudden by nickel crystal and reflected electrons are received on photographic plate, then diffraction pattern is produced same as produced by X-ray, which proves wave nature of moving electron, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को साबित कर देता है। फेनस इसी को बाय द वे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से साबित किया था, इसीलिए इसका नाम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पड़ा। फेनस तो अब यहां तक के बातों को जो हमने एक्सप्लेन किया अब आपको नोट करना होगा। तो लिखिए, हम आपको धीरे धीरे डिक्टेट करते हैं, सुनकर ध्यान से लिखते जाएंगे। किसी बच्चे का छूटेगा तो बोलिएगा रिपीट सर, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। तो लिखिए, आज का टॉपिक का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ब्रैकेट में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखा गया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, डैश दे दीजिए।
लिखे डुअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डैश दे दीजिए और अब आप लिखेंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन हैव moving electron have moving electron have particle nature as well as particle nature as well as wave nature particle nature as well as wave nature फिर शब्द दीजिए आगे लिखिए such type of nature of moving electron such type of nature of moving electron is known as dual nature of moving electron dual nature of moving electron प्लस शब्द दीजिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा when a small pinwheel PIN pinwheel WHEEL when a small pinwheel is kept 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 in the path of fast moving electrons then electrons collide with a small pinwheel and mechanical motion is produced in a small pinwheel which proves particle nature of moving electron जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे when fast moving electrons are stopped all of sudden by nickel crystal and received on photographic plate then diffraction pattern
then diffraction, DIFFRACTION, then diffraction pattern, PATTERN, then diffraction pattern is produced, then diffraction pattern is produced same as produced by X-ray, same as produced by X-ray, कॉमा दीजिए, which proves, कॉमा देने के बाद लिखेंगे which proves wave nature of moving electron, which proves wave nature of moving electron. ब्रैकेट में लिखेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, DAVISON, डेविसन एंड जर्मर, GERMER, जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो एग्जाम में अगर आपसे केवल ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये लास्ट पारा आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन सेटर कहता है एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर पूरा का पूरा बात आपको लिखना पड़ेगा। फिनिश, ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। घर में 2-3 बार पढ़ेंगे, सारा बात दिमाग में आ जाएगा और एक बार लिख लीजिएगा, गारंटी के साथ आप सीख जाएंगे। इतना आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको क्लास करने के बाद इतना काम तो करना ही पड़ेगा। यही है सीखने का एक्चुअल वे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो लिखिए मेरे साथ, आप लोग भी लिखेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन, स्पेलिंग देख करके लिखेंगे आप। लिखिए डी ब्रॉगली, DE ब्रॉगली, BROGLIE, डी ब्रॉगली इक्वेशन। स्मॉल डी दिया गया, यहाँ कैपिटल बी, लिखने का स्टाइल इसी स्टाइल में लिखा जाता है। तो नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन डी ब्रॉगली थोड़ा स्टाइलिस्ट आदमी, इन्होंने पहला लेटर स्मॉल किया, बाद में कैपिटल किया। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन? डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए, डेविसन एंड जर्मर ने बताया कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास वेव नेचर पाया जाता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास। डी ब्रॉगली का कहना है नॉट ओनली मूविंग इलेक्ट्रॉन, एनी मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर, एनी मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी भी मूविंग पार्टिकल के पास होता है वेव नेचर, तो उनके पास वेवलेंथ भी होगा, और उस वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसी का मेथड डी ब्रॉगली ने आपको दिया है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, any moving particle have wave nature, not only electron but any moving particle, it may be elephant, it may be dog, it may be man, any moving particle have wave nature, and wavelength associated with those moving body can be calculated with the help of de Broglie equation, which is lambda equal to h by mv, This equation one is known as de Broglie equation. What is this lambda? Lambda is the wavelength associated with moving particle, moving body. What is h? H is known as Planck's constant, and its value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. M is the mass of moving particle and V is the velocity of particle. Suppose we have to calculate wavelength associated with moving dog, दौड़ता हुआ कुत्ता के पास क्या वेवलेंथ है, ऐसा सपोज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको h का वैल्यू पुट करना होगा, h का वैल्यू जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं,
कुत्ता का, दौड़ता हुआ कुत्ता का वजन क्या है वो आपको पुट करना होगा, उसका वेलोसिटी पुट करना होगा, और उसके बाद देखिए वी कैन इजीली कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग डॉग। दौड़ता हुआ कुत्ता के पास क्या वेवलेंथ होगा वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो याद रखेंगे डेविसन एंड जर्मर मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव किया था, और डी ब्रॉगली ने उनके पास कितना वेवलेंथ होता है ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दुनिया को दिया, ये कैलकुलेट करने का मेथड दुनिया को दिया, और वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, वेयर वी कैन राइट वेयर। तो चलिए आप लोग भी लिख लीजिए डी ब्रॉगली इक्वेशन, और अब नोट कीजिए लैम्डा इक्वल टू h बाय mv। मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे, लिखिए वेयर लैम्डा इक्वल टू wavelength associated with wavelength associated with moving, lambda equal to wavelength associated with moving particle, h equal to Planck's constant, h को आप Planck's constant कहने वाले हैं, h equal to Planck's constant जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। लीजिए h को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है, और m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, आप सभी लिखेंगे मेरे साथ साथ, m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लीजिए ऐसा लिख दिया गया, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, lambda equal to h by mv, where lambda equal to wavelength associated with moving particle, h equal to Planck's constant, and its value is 6.6 into 10 to the power -34 joule second, m equal to mass of particle, v equal to velocity of particle. Now we can write this equation 1, note कीजिए, लिखेंगे equation 1 is equation 1 is known as de Broglie equation. Equation 1 is known as de Broglie equation. इसे इक्वेशन 1 को आप de Broglie equation कहेंगे। फिनिश। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय de Broglie equation, इसके लिए आपको यहीं तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे का बात करें, देखिए आपने सुना कोई भी मूविंग पार्टिकल, चाहे मोशन में इलेक्ट्रॉन होता हो या आदमी हो, बस हो, ट्रक हो, कुत्ता हो, हाथी हो, सभी के पास पाया जाता है वेव नेचर, सभी के पास पाया जाता है वेव नेचर, और उन सभी के पास वेवलेंथ होता है। वेव नेचर होगा तो ऑब्वियस है उनके पास वेवलेंथ भी होने वाला है, सभी के पास वेवनेच यानी वेवलेंथ होता है। हालांकि जब आप मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, जब इनके वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो उनका वेवलेंथ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ खास तरह का वैल्यू आता है। लेकिन मूविंग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक, I am telling you macroscopic, not microscopic. Macroscopic body means big body, such as elephant, such as car, such as motorcycle, etc. These are known as macroscopic, M-A-C-R-O, macroscopic body. तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो है वो वेरी 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 स्मॉल होता है एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व। मैक्रोस्कोपिक बॉडी के साथ, बड़ा बड़ा बॉडी के साथ जो वेवलेंथ होता है वो बहुत 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 छोटा होता है और उसे ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता। ये कहना कि मूविंग बिग पार्टिकल के पास वेव नेचर नहीं होता बकवास है, गलत है। होता तो है, बिल्कुल होता है, लेकिन उनके पास जो वेवलेंथ होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को नोट में आप मेंशन करेंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग नोट लिखेंगे,
लिखिए NOTE। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट में लिखने वाले हैं। लिखिए नोट वेवलेंथ associated with moving wavelength associated with moving microscopic particle, MICRO microscopic particle and macroscopic and macro macroscopic particle and macroscopic particle both can be calculated with the help of de Broglie equation. But wavelength associated with moving macroscopic particle, macro macroscopic SCOPIC macroscopic particle is very small and cannot be observed OBSERVAD and cannot be observed और उसे ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता and cannot be observed. Finish. Now our next topic is derivation of de Broglie equation. How de Broglie equation can be derived? ऐसा अब हम लोग जानेंगे। इसका डेरिवेशन क्या होगा? तो चलिए लिखिए टॉपिक का नाम। नेक्स्ट न्यू टॉपिक का नाम आप सभी बच्चों लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ de Broglie इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ de Broglie इक्वेशन क्या होगा? de Broglie इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे इसको डेराइव किया जाएगा, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। डेरिवेशन ऑफ de Broglie इक्वेशन, de Broglie इक्वेशन को कैसे डेराइव किया जाता है, अब इसके बारे में आपको समझना है। देखिए एक टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कुछ आगे के क्लास में हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, तो वहां पर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आज इसके एक पॉइंट को हम बता देते हैं और फिर जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का नंबर आएगा तो वहां पर बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन क्वांटम or you may say one photon. Energy associated with one quantum or you may say one photon is equal to h nu. एक क्वांटम के पास या एक फोटोन के पास जो एनर्जी होता है उसका वैल्यू h न्यू होता है, उसका वैल्यू जस्ट h न्यू होने वाला है, h न्यू। तो फिर क्या इसका मतलब है? चलिए अभी हम आपको बताते हैं क्वांटम क्या होता है। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहा जाता है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को
आप क्वांटम कहते हैं। तो इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि ओ क्वांटम जो है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, यानी बहुत ही छोटा छोटा पैकेट होता होगा जिसमें एनर्जी पाया जाता होगा। आप जानते हैं चनाचूर का पैकेट, आप जानते हैं वहां पर उस पैकेट में क्या रहता है, चनाचूर रहता है। तो फिर क्वांटम जब आपका स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है तो यहां पर भी एनर्जी का एक पैकेट होगा जिसमें ऑफ कोर्स एनर्जी ही पाया जाएगा। अब आप दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे कि टीचर चनाचूर का जो पैकेट होता है वो तो प्लास्टिक या कागज का होता है, प्लास्टिक या पेपर का होता है। तो फिर ये जो क्वांटम आपका स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, आखिर ये किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का, पेपर का, किस चीज का बना होता है? तो याद रखेंगे ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, जिसको आप छू पकड़ नहीं सकते, जिसको केवल आंख बंद करके आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो स्मॉल इमेजिनरी पैकेट्स जिसमें एनर्जी पाया जाता है उन्हीं को हम लोग क्वांटम कहते हैं। इन केस ऑफ दिस लाइट एनर्जी, ट्यूबलाइट से रोशनी निकल रहा है, देख लीजिए। तो लाइट एनर्जी के केस में आपका ये जो क्वांटम है फोटोन कहा जाता है। देखिए ट्यूबलाइट से रोशनी निकल रहा है, इसका मतलब है ढेर सारा क्वांटम, ढेर सारा क्वांटम, ढेर सारा क्वांटम रहा है। और जब लाइट एनर्जी का मामला होता है तो दिस क्वांटम इज नोन एज फोटोन। आपको मालूम एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें एक लाइट एनर्जी भी होता है। अगर बात लाइट एनर्जी का है तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको आप क्वांटम कहते हैं उसको एक खास नाम दिया जाता है फोटोन। फोटोन, PHOTON, फोटोन, फोटोन कहा जाता है। लेकिन अगर लाइट एनर्जी के अलावा कोई दूसरे टाइप का एनर्जी है तो ऐसे केस में जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा उसको आप क्या कहने वाले हैं, क्वांटम। उसको जस्ट हम लोग बोलेंगे क्वांटम। फिनिश हो गया, इसमें इतना ही सा बात। तो क्या होता है क्वांटम हमने बता दिया। बाकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो फाइनली एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन क्वांटम क्या होता है, पहले ठीक से समझ लें, बाद में लिखेंगे। चलिए पेन को पुट डाउन नीचे रख दीजिए और पहले आप समझ लें, उसके बाद आपको हम नोट करवाएंगे। एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन क्वांटम इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू होता है, जहां एच पुराना बात है, आप जानते हैं होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। देखिए ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकल रहा है इसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, इसी को रेडिएशन कहते हैं। एंड दिस इज ऑफ कोर्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म में ही होता है। और इस रेडिएशन के पास, इस एनर्जी के पास फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ भी होता है। तो लीजिए energy of one quantum equal to h nu हो गया, where nu is the frequency of the radiation। आपको मालूम nu equal to होता है c by lambda, ऐसा होता है। देखिए ये जो रेडिएशन निकल रहा है इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच ऐसा ही रिलेशनशिप होता है, nu इक्वल टू c by lambda, c by lambda ऐसा होता है। अब हम लोग न्यू, बाय द वे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इस न्यू की जगह पर, इस न्यू की जगह पर सी बाय लेम्डा को पुट करने वाले हैं। अब न्यू की जगह पर सी बाय लेम्डा को पुट किया जाएगा। Therefore we can write equal to hc by lambda। This is इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऐसा हो चुका। फिर आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार होता है इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां m क्या है, मास ऑफ फोटोन, m को मास ऑफ फोटोन कहेंगे, c क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये क्या है, ऑब्वियस है एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। तो here we have energy of one quantum equal to Sc by lambda, and in second equation we have energy of one quantum E equal to mc square। So from equation 1 and 2, so from equation 1 and 2 we can write
एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस तरह इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखा जाएगा एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। ये कट गया, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी आ गया। लीजिए ऐसा लिख दिया गया, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी लिख दिया गया। ये जो लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम से लिखा गया, ये किसका वेवलेंथ होगा? फोटोन का, या रेडिएशन या क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, तो ये फोटोन आपका है, फोटोन है, क्वांटम है, रेडिएशन है। दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सभी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही तो कहते हैं। तो फिर इस लैम्डा को at present we should say it wavelength of photon because this m is the mass of photon, so this will be more correct. This lambda is a wavelength of photon and m is the mass of photon, c is the velocity of light. But if a particle having mass m, and its velocity is v, if particle having mass m and its velocity is v, then we can write lambda equal to h by mv, lambda equal to h by mv, which is known as de Broglie equation for any moving particle. किसी भी मूविंग पार्टिकल क्या, जिनका मास m है, वेलोसिटी v है, उसके लिए de Broglie इक्वेशन इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h by mv। फिनिश। ये था डेरिवेशन। तो यहां पर अभी लिखना नहीं है, हम लिखाएंगे आपको, पहले फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर कुछ एक दो छोटा बात आपको याद रखना होगा। जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली E इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, देयरफॉर E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, इक्वेशन 1 कर दिया गया। फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन आपको मालूम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, और ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम क्या है? मास ऑफ फोटोन है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट एस सी बाई लेमडा, SC by lambda equal to MC square. This can be written easily, और आफ्टर दैट जो है आपका जो कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो जाता है। तो यही एक दो पॉइंट आपको अगर आप याद रखते हैं तो इसका डेरिवेशन देना काफी आसान हो जाएगा। तो भाई समझने लायक बात खत्म हो चुका है, अब हम लोग इन्हें नोट करेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, आप लोग भी लिखेंगे। लिखिए अकॉर्डिंग टू, सभी बच्चों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। लिखिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लिखिए इक्वल टू एच न्यू, फिर लिखेंगे सिंस न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, देयरफॉर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इक्वेशन 1 लिखिए where equal to energy of one quantum, ब्रैकेट में आप फोटोन भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। लाइट एनर्जी के केस में उसको फोटोन कहा जाता है। वेयर इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, ब्रैकेट में फोटोन लिख दीजिए। फिर लिखेंगे H इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर लिखिए C इक्वल टू velocity of light, C equal to velocity of light, lambda equal to
wavelength, lambda equal to wavelength of wavelength of photon, lambda equal to wavelength of photon. लिखे next. According to Einstein's EINSTEIN apostrophe S. According to Einstein's equation, equal to mc square, This is equation 2, equal to mc square, where m equal to mass of photon, where m equal to mass of photon. Now we can write from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we get Hc by lambda equal to mc square. C cancelled. Therefore, lambda equal to h by mc. Therefore, lambda equal to h by mc. From equation 1 and 2, we get Sc by lambda equal to mc square. C is cancelled. Therefore, lambda equal to h by mc. This is applicable for photon, quantum. This is applicable for photon or quantum. Next, we should write if mass of moving particle is m, if mass of moving particle is m and its velocity is v, और इसका वेलोसिटी क्या है v, then lambda equal to होगा h by mv, then lambda equal to h by mv, which is known as de Broglie equation, लिखेंगे आप सभी. If mass of moving particle is m and its velocity is v, then lambda equal to h by mv, which is known as de Broglie equation. इसी को de Broglie equation कहा जाता है, which is known as de Broglie equation. इसी को हम लोग de Broglie equation कहेंगे. तो लीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट, डेरिवेशन पूरा हो चुका. नेक्स्ट न्यू टॉपिक आप लिखेंगे. लिखिए de Broglie waves और मैटर वेव्स. de Broglie waves और मैटर वेव्स. क्या होता है de Broglie waves और मैटर वेव्स? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे. de Broglie waves और मैटर वेव्स क्या होगा, ऐसा हम लोगों को समझना है. तो देखिए, जब कभी भी आप चल रहे होते हैं, जब आप मोशन में रहते हैं, आप ही क्यों, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कार जब मोशन में रहता है तो उन सभी के पास वेव्स होता है. उनके पास वेव्स मौजूद होता है, और ऐसे वेव्स को जो ऐसे मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है, बस इसी वेव्स को आप कहने वाले हैं de Broglie waves और मैटर वेव्स. इसी को हम लोग de Broglie waves कहेंगे या मैटर वेव्स के नाम से पुकारा जाता है.
तो क्या है de Broglie waves? Waves associated with the moving particle with the moving body is known as de Broglie waves और matter waves. बस जस्ट एक सिंगल लाइन का डेफिनेशन, तो नोट कीजिए, लिखें। आपने टॉपिक का नाम दिया de Broglie waves और matter waves, डैश दे दीजिए और लिखिए waves associated with waves associated with waves associated with moving particle, waves associated with moving particle or body is known as de Broglie waves, is known as de Broglie waves, is known as de Broglie waves or matter waves. Matter waves. Finesse. Next, new topic. Difference between, right, new topic. Difference between electromagnetic waves, difference between electromagnetic waves and de Broglie waves. Difference between electromagnetic waves and de Broglie waves. इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा आपको समझना है। भाई डी ब्रॉगली वेव्स क्या होता है, आपको अभी अभी हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर कभी आप लोगों ने जीवन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी देखा है, कहीं देखा है, तो उसका एग्जांपल पेश किया जाए, दीजिए उसका एग्जांपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल क्या होगा, ये आपको देना है। बताइए, आप में से कोई भी बच्चा बताइए, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा? सर अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स होता है, अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स होता है, अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स होता है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अल्ट्रासाउंड, साउंड क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है? ना 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 ना, साउंड। वैसे फिजिक्स का टीचर कुछ बेहतर एक्सप्लेन करेगा। आई थिंक साउंड इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ना, ये नहीं। सर एक्सरेज। हाँ, नेक्स्ट बच्चे का जवाब है एक्सरे। आप एक्सरेज कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कह सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन कह सकते हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये सारा का सारा विजिबल रेडिएशन। इवन ये ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकल रहा है, जो आप लोग बचपन से देखते आए हैं, दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है। साउंड को नहीं कहा जाता है, साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होता है, साउंड का कोई भी फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसी में डिफरेंस आपको देखना है, तो चलिए बीच में एक छोटा सा लाइन खींच दीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। लीजिए, इस तरह से एक छोटा सा लाइन खींच दिया गया। फर्स्ट साइड में लिखेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया गया, और इधर देंगे डी ब्रॉगली वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स, ऐसे लिख देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इधर डी ब्रॉगली वेव्स लिखा गया, और अब इनमें डिफरेंस आपको लिखना है। तो जानिए फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, यहां ट्यूबलाइट से रेडिएशन निकल रहा है, दिख रहा है आपको, ट्यूबलाइट से रोशनी निकल रहा है, दिख रहा है आपको, और ये रोशनी रूम में चारों तरफ फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज emitted from the object। सबूत आपके सामने है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता है। अब डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में बात करेंगे।
डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में। जब आप तेजी से चलते हैं ना, तो आपके पास वेव्स एसोसिएटेड होता है, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जब आप तेजी से चल रहे हैं तो आपके शरीर से वेव्स निकल रहा हो, कुछ दिव्य प्रकाश टाइप का निकल रहा हो? क्या कभी ऐसा अनुभव आपने किया है? ऐसा आपने कभी अनुभव नहीं किया है। हम आपको बताते हैं, जब आप तेजी से चलते हैं तो हाँ, बदबूदार पसीना जरूर निकलता है, ऐसा आपने जरूर अनुभव किया है। तो भाई, वेव्स तो आपके पास होता है, लेकिन इमिट नहीं करता। अब सोचिए ना, टीवी में कुछ प्रवचन देने के लिए बाबा टाइप का आदमी लोग जो आता है, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके पीछे से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, वेव्स निकल रहा है। बकवास, गलत। ऐसा किसी आदमी के शरीर से नहीं निकल सकता। वो फोटोग्राफी का कमाल होता है, किसी आदमी के शरीर से ऐसा निकल ही नहीं सकता। तो it means de Broglie waves is not emitted from object, whereas electromagnetic waves is emitted from the object. पहला point of difference आ चुका। सेकंड नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा। अभी आप सुनते जाएंगे, लिखेंगे नहीं, आपको हम लिखाएंगे लैम्डा इक्वल टू h बाय mc। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंथ को लैम्डा इक्वल टू h बाय mc के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जहां c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और डी ब्रॉगली वेव्स के वेवलेंथ को अगर कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉगली वेव्स के वेवलेंथ को अगर कैलकुलेट करना है तो होगा लैम्डा इक्वल टू h बाय mv। लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद लीजिए, सेकंड पॉइंट हो चुका है, सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में अब हम लोग जानेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। लाइट क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी लाइट और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो सारा का सारा एक ही जात बिरादरी का है। और इनका जात बिरादरी क्या है? ये एनर्जी है, एनर्जी। दे ऑल आर एनर्जी। इसलिए इनका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और होता भी है। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। जहां तक डी ब्रॉगली वेव्स का सवाल है, तो डी ब्रॉगली वेव्स जो है उसका वेलोसिटी वही होगा जो किसी मूविंग पार्टिकल, मूविंग बॉडी का होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेव्स जो है बॉडी के साथ, मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है। इसीलिए मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वही तो डी ब्रॉगली वेव्स का वेलोसिटी होगा। और हम आपको बता दें, किसी पार्टिकल या बॉडी का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा कभी नहीं होगा। अरे ज्यादा तो छोड़िए, उसके बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बराबर हो गया, लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो गया, तो वो खुद भी एनर्जी में बदल जाएगा। इसीलिए किसी भी पार्टिकल बॉडी का जो वेलोसिटी है वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। इसलिए डी ब्रॉगली वेव्स का वेलोसिटी क्या होने वाला है? लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लीजिए, पॉइंट नंबर 3 आ चुका, थर्ड डिफरेंस आ चुका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, जबकि डी ब्रॉगली वेव्स का वेलोसिटी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। फेनक्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखिए, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? ये फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में सीखेंगे, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इतना सुना काफी है। जबकि डी ब्रॉगली वेव्स के द्वारा इस तरह का कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फोर्थ नंबर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड
एसोसिएटेड होता है, जबकि डी ब्रॉगली वेव्स के साथ इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता है। ये था फोर्थ डिफरेंस। तो लिखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले कॉलम में लिखिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट, इट इज emitted from object. It is emitted from object. और इसमें लिखिए it is not emitted from object. इसमें लिखेंगे it is not emitted from object. डी ब्रॉगली वाले कॉलम में it is not emitted from object. पॉइंट नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले कॉलम में लिखिएगा, लिखिए its wavelength can be calculated. Its wavelength can be calculated as follow. Its wavelength can be calculated as follow. डैश दे दीजिए, लिखिए लैम्डा इक्वल टू h by mc. Lambda equal to h by mc. Its wavelength can be calculated as follow. Lambda equal to h by mc. और इसमें लिखिए its wavelength, इसमें लिखिए its wavelength can be calculated as follow. Its wavelength can be calculated as follow. Lambda equal to h by mv. Lambda equal to h by mv. Its wavelength can be calculated as follow. Lambda equal to h by mv. थर्ड नंबर पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले कॉलम में थर्ड नंबर पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए its velocity is equal to velocity of light. Its velocity is equal to velocity of light. और इसमें लिखेंगे, इसमें लिखिए its velocity is, इस कॉलम में लिखेंगे its velocity is less than velocity of light. Its velocity is less than velocity of light. इसका velocity light के velocity से कम होता है. Its velocity is less than velocity of light. उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले कॉलम में लिखिएगा, लिखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक field. Electrical and magnetic field or magnetic field are associated with electrical and magnetic field are associated with electromagnetic waves. और इस कॉलम में आइए, लिखिए नो इलेक्ट्रिकल, सेकेंड साइड में लिखेंगे नो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड और associated with de Broglie waves. No electrical or magnetic field are associated with de Broglie waves. बस ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फिनिश हो चुका। अब हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल अब आपको बताया जाएगा, तो नोट कीजिए, लिखिए
क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 3 into 10 to the power 6, 3 into 10 to the power 6 meter, 3 into 10 to the power 6 meter per second, 3 into 10 to the power 6 meter per second. Then calculate wavelength, then calculate wavelength associated with, then calculate wavelength associated with moving electron, then calculate wavelength associated with moving electron. मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या वेवलेंथ होगा, ऐसा आपको बताना है। तो सोचिए, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया गया है 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बता इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखिए मेरे साथ, आप लोग भी लिख सकते हैं, लिखिए सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का जवाब लिखिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन equal to equal to 3 into 10 to the power 6 meter per second। लीजिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इस इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। लीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन 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 बचपन से सुनते आए हैं, तो आज आपको इसका मास तो बताना ही पड़ेगा। जिनको याद नहीं, हमेशा याद रखेंगे, इसका मास होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 into 10 to the power -31 kg। ऐसा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लीजिए लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन equal to 9.1 into 10 to the power -31 kg। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना होगा, क्वेश्चन सेटर आपको बताने वाला नहीं। उम्मीद किया जाएगा कि ये बात आपको पता हो। तो लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31 kg हो गया। और अब हम लोग लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। h का वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 into 10 to the power -31 into velocity of electron 3 into 10 to the power 6 दिया गया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 into 10 to the power 6 ऐसा दिया गया। देखिए, h का वैल्यू ये है, मास ये है, और वेलोसिटी 3 into 10 to the power 6 ऐसा दिया गया। अब आगे का काम करेंगे। अब तो भाई ये क्लास 7 का कैलकुलेशन है। चलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको आता है करने के लिए, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, डेसिमल हट गया। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला, 3 से 66 को कैंसिल करते हैं, 22 होगा। अब देखिए 10 to the power -31 into 10 to the power 6 है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है। बेस सेम जब रहता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो -31 + 6 क्या बचेगा, -25 नीचे बचेगा। लीजिए हम लिखते हैं 22/91 into 10 to the power -34 by 10 to the power -25 ऐसा बचेगा। अब देखिए यहां बेस 10 है, डिवीजन है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। डिवीजन में पावर माइनस होता है, ठीक है।
छोटा क्लास का बात है, आप सभी को आता होगा। लीजिए अब 22 में 91 से डिवाइड करते हैं तो होगा 0.2 into 10 to the power -34 -25। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा 0.2 into 10 to the power -9 मीटर। चलिए नोट कीजिए, 0.2 into 10 to the power -9 मीटर। लैम्डा इक्वल टू h by mv। h का वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34 by 9.1 into 10 to the power -31 into 3 into 10 to the power 6, तो हो जाएगा 22 by 91, 10 to the power -34, नीचे 10 to the power -25, तो अब हो जाएगा 0.2 into 10 to the power -34 -25, तो आ गया 0.2 into 10 to the power -9 मीटर। आंसर हो चुका 0.2 into 10 to the power -9 मीटर। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप सभी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ velocity of electron is equal to 1% of 1% of velocity of light is equal to 1% of velocity of light, then calculate wavelength, associated with moving electron, मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या वेवलेंथ होगा, ये आपको बताना है। तो लिखिए सॉल्यूशन, मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे। लिखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख करके इक्वल टू का साइन दीजिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है 1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, 1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसा आपको दिया गया। 1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसा दिया गया, तो फिर इसको हम लोग देखिए क्या लिखेंगे। 1% के साइन को रिमूव करेंगे तो बाई 100 होगा। ऑफ के लिए इनटू होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड देंगे और आ जाएगा 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। लीजिए आ चुका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सर आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब तक में से आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चल चुका है कि क्वेश्चन देने का स्टाइल अलग था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोथ आर एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए दोनों का आंसर भी सेम निकलेगा। अब जिन्होंने अभी तक नहीं समझ पाया, अब धड़धड़ा के उतार लीजिए, बोर्ड पर बना हुआ है, स्पीड में उतार लीजिए। जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बोथ आर सेम, केवल स्टाइल अलग अलग था क्वेश्चन पूछने का, लेकिन है एक ही क्वेश्चन और इसलिए आंसर भी सेम मिलेगा। लैम्डा इक्वल टू 0.2 into 10 to the power -9 मीटर हो जाएगा। तो स्पीड में नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी नोट करेंगे आप अपने कॉपी से, आपके कॉपी में बना हुआ
और अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पहले नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखते हैं। लिखे, ए ट्रैक स्टार, ए ट्रैक TRACK, a track star STAR, a track star describes, a track star describes 100-meter distance, a track star describes 100-meter distance in 10 seconds. In 10 seconds, then calculate wavelength, then calculate wavelength associated with, then calculate wavelength associated with track star, then calculate wavelength associated with track star if his mass is 75 kg, if his mass is 75 kg। तो क्या है क्वेश्चन का मीनिंग, पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखिए, एक ट्रैक स्टार है, ट्रैक TRACK, ट्रैक स्टार STAR, एक ट्रैक स्टार है। आप कहेंगे ये ट्रैक स्टार होता है क्या है? आदमी होता है, आदमी, दौड़ने वाला आदमी। कभी आपने रेसिंग देखा होगा, स्कूल में बच्चों के बीच रेस होता है, बच्चे सभी दौड़ते हैं, ऐसा आपने स्कूल में देखा होगा। तो वहां जब रेसिंग होता है, बच्चे दौड़ते हैं, तो सभी के लिए ट्रैक बना हुआ रहता है, ट्रैक बना हुआ रहता है। सभी बच्चा अपने अपने ट्रैक में दौड़ता है, और अगर कोई गलती से दूसरे के ट्रैक में चला जाएगा तो धक्का भी लग सकता है। ऐसे ट्रैक में जो दौड़ता है उसी को ट्रैक स्टार कहा जाता है, जो क्लियरली कोई आदमी ही होता है। कुत्ता गधा तो दौड़ता नहीं है, आदमी ही दौड़ेगा। तो ट्रैक स्टार का मतलब यहाँ आदमी होगा, धावक होगा, दौड़ने वाला होगा। और ऐसा ही एक ट्रैक स्टार है जिसका वजन 75 केजी, 75 केजी, और वो आदमी 100 मीटर के डिस्टेंस को 10 सेकेंड में डिस्क्राइब करता है। 100 मीटर डिस्टेंस को 10 सेकेंड में कवर कर लेता है। और जब 100 मीटर के डिस्टेंस को 10 सेकेंड में वो कवर कर लेता है, तो उस समय उस आदमी के पास क्या वेवलेंथ होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। जब वो आदमी दौड़ रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उस समय उसके पास वेवलेंथ क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन। क्या बोले, क्या बोले सर? हो गया कितना आया आंसर? सर 0.8 इंटू 10 टू पावर पहले -36 मीटर। पहले तो उसका वेलोसिटी बताइए क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा? 10 मीटर पर 10 हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, बन सही गया है। सर। आप ठीक है, आप सभी बच्चों का सही है। आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए था, ये खुशी का बात है। चलिए, अगर इतना जल्दी आप लोग बना दीजिएगा तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे। चलिए लिखते हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी का बात, आप लोग सीख रहे हैं। सॉल्यूशन लिखें, मास ऑफ, जिन बच्चों का नहीं बना मेरे साथ लिख लेंगे, मास ऑफ ट्रैक स्टार, track star, mass of track star equal to 75 kg। लीजिए, mass of track star equal to 75 kg। इस आदमी का वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको बताना होगा। मालूम आपको वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। और अब डिस्टेंस यहाँ पर होगा 100 मीटर बाय टाइम, टाइम क्या होगा 10 सेकेंड, इक्वल टू हो चुका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम
इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा हो गया। और अब लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया। और अब लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाई m भी ऐसे देंगे। h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 बाय मास है आपका 75 इंटू वेलोसिटी है 10, डेसिमल को हटा दिए तो नीचे 10 हो जाएगा। 66 में 75 से डिवाइड करेंगे 0.8 इंटू यहाँ 10 टू द पावर 2, ऊपर में 10 टू द पावर -34, बेस सेम है, डिवीजन है, पावर Minus. क्या होगा? माइनस -32. यस, -32 नहीं, -36, -34 -2 इक्वल टू -36 मीटर। आंसर आ गया, नोट कीजिए। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 फेरस। क्वेश्चन नंबर 3 फेरस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बनाना होगा, लिखे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है, कैलकुलेट wavelength associated with moving proton. Calculate wavelength associated with moving proton. If its velocity is equal to velocity of light, जबकि इसका वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो फिर इसमें कुछ हिंट्स हम आपको दे देते हैं, उसके बाद घर में आप लोग इसे पूरा करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हिंट्स लिखते हैं। ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आज का क्लास ऑफ हो जाएगा। चलिए कुछ हिंट्स आपको देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू m इक्वल टू 1.67 into 10 to the power -28 kg। इसे आपको याद रखना है। 1.67 into 10 to the power -28 नहीं, 10 to the power -27 kg होता है। लीजिए, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 into 10 to the power -24 kg, ऐसा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद लिखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट मींस 3 into 10 to the power 8 meter per second। देन लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना होगा। ये होमवर्क, इसे आपको घर में सॉल्व करना है। बस आज का क्लास फिनिश, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। Thank you, sir. ओके।